हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्यूइंग थ्योरी के बारे में। तो क्यूइंग थ्योरी में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक क्यू को मैनेज करेंगे, कैसे उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे, ताकि जो हमारा कस्टमर हमारे सर्विस पॉइंट पे आ रहा है, सर्विस के लिए जो कस्टमर आ रहे हैं, वो कस्टमर हमारा क्या हो, सेटिस्फाइड हो। अगर कस्टमर हमारा सेटिस्फाइड होगा तभी जाके हमारा क्या होगा कि हमें जो प्रॉफिट हो सकता है वो होगा। तो डिस्कस करते हैं हम लोग क्यूइंग थ्योरी को। तो क्यूइंग थ्योरी का यूज कहीं पे भी हो सकता है, जहाँ पे भी क्यू है वहाँ पे आप क्यूइंग थ्योरी लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए रेलवे काउंटर्स है या बैंक के काउंटर्स है, तो वहाँ पे क्यूइंग थ्योरी आप लगा सकते हैं। या आप कोई शॉप खोल के रखे हैं और आपके पास कस्टमर की लाइन लगी रहती है, तो आप क्यूइंग थ्योरी यूज कर सकते हैं और अपने क्यू को मैनेज कर सकते हैं और आप देख सकते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट यूज निकाल सकते हैं वहाँ से। तो अगर आप ये टेक्निक यूज करेंगे तो क्या होगा कि आपके जो कस्टमर्स होंगे वो कस्टमर सेटिस्फाई होकर सर्विस लेने के बाद आपके पास से जाएंगे। नहीं तो हो सकता है कि कस्टमर क्या हो सकता है कि विदाउट सर्विस लिए हुए वो निकल जाए। तो क्यूइंग थ्योरी में डिस्कस करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट क्यू है। तो क्यू है जिसमें कि आपके कस्टमर्स आ रहे हैं, तो कस्टमर्स आएंगे, तो कस्टमर आएगा तो उनका कुछ जो अराइव करने का, उनका आने का जो है कोई एक रेट होगा कि हो सकता है कि 1 घंटा में 10 कस्टमर आ रहे हैं, तो अराइवल रेट क्या हो जाएगा, तो 10 कस्टमर पर आवर आ रहा है। तो हो सकता है कि एक दिन में 20 कस्टमर आ रहे हैं, तो 20 कस्टमर पर डे वो अराइवल रेट हो जाएगा। तो कस्टमर आपका आएंगे, तो कस्टमर क्यों आएंगे, आपसे कोई सर्विस लेने के लिए या कोई अगर उनको परचेज करना है तो परचेज करने के लिए आपका कस्टमर आएंगे। तो कस्टमर आएंगे तो उनको हमें सर्विस देना भी है। तो सर्विस देने के लिए हमें क्या करना होगा, सर्विस पॉइंट्स रखना पड़ेगा। तो कस्टमर आ रहे हैं, क्यू बन रहा है, तो हमें सर्विस पॉइंट पे जाना है। तो हमारे पास क्या है, कुछ सर्विस पॉइंट्स है जो कि हमारा सर्वर है। तो सर्वर पे हम क्या करेंगे, सर्विस देंगे और यहाँ पे कस्टमर क्या होगा, सर्विस लेगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कस्टमर सर्विस ले रहा है, कस्टमर आ रहे हैं, क्यू बना रहे हैं और हमें क्या करना है, क्यू का मैनेजमेंट करना है, क्यूइंग थ्योरी लगाना है उसमें। तो हमारे पास क्या है, उसमें सर्विस पॉइंट है, डिफरेंट सर्विस पॉइंट है, सर्वर्स है हमारे पास। तो इस सर्वर का हेल्प लेके हमें क्या करना है, सर्विस देना है। तो सर्विस लेने के बाद कस्टमर क्या होंगे, कस्टमर सर्विस लेने के बाद जाएंगे, तो सर्विस लेने के बाद कस्टमर का क्या होगा, डिपार्चर होगा। तो डिपार्चर करने का भी एक आपके पास हो सकता है कि 1 घंटा में हम 5 कस्टमर को सर्व कर पाए, तो हमारा जो डिपार्चर रेट हो जाएगा 5 कस्टमर पर आवर, ये हमारा डिपार्चर रेट हो जाएगा। हो सकता है कि 1 घंटा में हम 20 कस्टमर को सर्विस दे दिया है, तो 20 कस्टमर पर आवर। तो हमारे पास क्या है कि 2 रेट होगा, एक अराइवल रेट होगा, दूसरा क्या होगा, आपका डिपार्चर रेट होगा। तो कस्टमर यहाँ से सर्विस लेके जाएंगे, तो एक पर्टिकुलर टाइम में, एक फिक्स टाइम में पर्टिकुलर नंबर ऑफ कस्टमर्स सर्विस ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारे पास एक डिपार्चर रेट होगा। जैसे कहीं पे आप अगर मेडिकल फैसिलिटी के लिए आप चेकअप के लिए जाते हैं, तो हो सकता है वो जो डॉक्टर है वो फिक्स रखता है कि हाँ, हम आज के दिन में 20 कस्टमर हम क्या कर सकते हैं, सर्विस ले सकते हैं, 20 कस्टमर का लाइन लगा सकते हैं। 20 से ज़्यादा कस्टमर आते हैं तो उसका नंबर आज नहीं मिलेगा, उनको कल मिलेगा या परसों मिलेगा। तो उनका जो सर्विस रेट है वो सर्विस रेट क्या है, 20 कस्टमर्स पर डे। तो इस तरह से सर्विस रेट आपका होगा, जो कि आपका एक डिपार्चर रेट होगा। डिपार्चर रेट हमारा क्या है, 20 कस्टमर्स पर डे। तो इस तरह से हमारे पास कस्टमर्स आ रहे हैं, एक क्यू बना रहे हैं, क्यू का फॉर्मेशन हो रहा है, क्यू फॉर्म हो रहा है, और हम क्या करें, डिफरेंट सर्विस पॉइंट से हम क्या करें, सर्विस दे रहे हैं, और कस्टमर क्या करें, डिपार्ट कर रहे हैं सर्विस लेके। तो यहाँ पे क्यू का फॉर्मेशन होगा, फिर सर्विस फैसिलिटी होगा। ये दोनों क्यू का फॉर्मेशन और सर्विस फैसिलिटी मिलके एक सिस्टम बनाएगा, जिसको हम सिस्टम बोलते हैं। एक सिस्टम है जिसमें कि हमारे पास क्यू है और हमारे पास क्या है, सर्विस फैसिलिटी है, सर्वर्स है। तो सिस्टम कहने का मतलब 2 बातें यहाँ पे आती है। सिस्टम से मीनिंग होगा 2 बातों का, एक तो आपका होगा क्यू का और दूसरा क्या होगा, सर्विस पॉइंट का या सर्वर्स का। यहाँ पे दो वैल्यू आपको मिलेगा यहाँ से, एक अराइवल रेट होगा और दूसरा क्या होगा, डिपार्चर रेट होगा। अराइवल रेट को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और डिपार्चर रेट को हम क्या करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो आगे और कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे, फिर हम देखेंगे कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स देखेंगे कि कैसे किसी क्यू का मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स देखते हैं, डिस्कस करते हैं और फिर हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स को लेंगे और फिर इसका स्टडी करेंगे। तो हम पहले देखते हैं कुछ पॉइंट्स में, और फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि क्यू का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है। तो क्यू के कैरेक्टरिस्टिक में क्या होगा आपका, एक तो फर्स्ट जो होगा वो आपका क्या होगा, अराइवल पैटर्न होगा कि किस पैटर्न से कस्टमर जो है वो अराइव कर सकते हैं। और यह जो अराइवल पैटर्न होगा वो दो टाइप का हो सकता है, एक आपका क्या हो सकता है डिटर्मिनिस्टिक हो सकता है, या दूसरा आपका क्या हो सकता है प्रोबेबिलिस्टिक हो सकता है। तो डिटर्मिनिस्टिक ये फिक्स्ड है कि हाँ इतना लोग आएंगे। जैसे आप अगर चेकअप के लिए जाते हैं तो डॉक्टर आपको टाइम दे देगा कि आप कल इस टाइम में आइए, तो उस पर्टिकुलर कस्टमर के डॉक्टर के लिए जो कस्टमर का अराइवल है वो फिक्स्ड है कि हाँ 20 कस्टमर्स कल आने वाले हैं, कल 10 बजे एक कस्टमर आएगा, 10:30 में एक आएगा, 11 बजे एक कस्टमर आएगा। तो इस तरह से हमारा जो अराइवल पैटर्न होगा वो डिटर्मिनिस्टिक हो सकता है कि एक डिफिनेट टाइम इंटरवल में जो कस्टमर सिस्टम में आ रहे हैं वो आपका फिक्स्ड है। फिर आपका क्या जो अराइवल पैटर्न हो सकता है वो क्या हो सकता है प्रोबेबिलिस्टिक हो सकता है। प्रोबेबिलिस्टिक मतलब कि फिक्स्ड नहीं है, वो आपका रैंडमली आ सकता है, उसमें अनसर्टेनिटी है, उसमें कुछ प्रोबेबिलिटी है, तो आपका जो अराइवल पैटर्न हो सकता है वो प्रोबेबिलिस्टिक हो सकता है। जैसे अगर हम बात करेंगे रेलवे काउंटर पे, तो रेलवे काउंटर पे अगले 1 घंटे में कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स आएंगे वो हमें नहीं पता है, वो कम्प्लीटली अनसर्टेन है, वो कम्प्लीटली वो चांस है कि कितने कस्टमर आ सकते हैं, हो सकता है एक भी नहीं आए, 1000 कस्टमर आ जाए, वो डिपेंड करता है। तो कस्टमर का जो अराइवल हो सकता है वो डिटर्मिनिस्टिक हो सकता है, वो प्रोबेबिलिस्टिक हो सकता है, दोनों हो सकता है। अगर वो प्रोबेबिलिस्टिक होता है, डिटर्मिनिस्टिक है तो फिक्स्ड है, इसमें तो कोई चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपका कस्टमर का अराइवल अगर प्रोबेबिलिस्टिक हो रहा है तो प्रोबेबिलिस्टिक में वो क्या करेगा, पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। तो प्रोबेबिलिटी में हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में हमने डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया है, तो उसमें हमने आपको बताया है पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे जो कस्टमर्स का अराइवल होगा वो क्या होगा, पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। तो अगर वो प्रोबेबिलिस्टिक है तो पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, और डिटर्मिनिस्टिक है तो आपका फिक्स्ड होगा, उसमें कोई आपका प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, फिक्स्ड होगा कि हाँ इतने कस्टमर आ रहे हैं, आने वाले हैं। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्यू, जिसमें हमने बताया आपको डिस्कस किया कि क्या है अराइवल पैटर्न। फिर आपका हो सकता है डिपार्चर पैटर्न। अराइवल पैटर्न में हमने देखा दो चीज़ें, एक कि अराइवल जो हो सकता है वो डिटर्मिनिस्टिक हो सकता है जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, और यह प्रोबेबिलिस्टिक भी हो सकता है और जिसको हम क्या करेंगे एम से रिप्रेजेंट करेंगे। इन द सेम मैनर हमारा जो डिपार्चर रेट हो सकता है, जो सर्विस लेने के बाद कस्टमर का जो कस्टमर का कस्टमर का जो डिपार्ट करने का पैटर्न हो सकता है वो दोनों हो सकता है सेम। इन द सेम वे आपका यह भी डिटर्मिनिस्टिक हो सकता है, या यह भी क्या हो सकता है प्रोबेबिलिस्टिक हो सकता है। प्रोबेबिलिस्टिक डिपार्चर आर सेड टू फॉलो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आर सेड टू फॉलो प्रोबेबिलिस्टिक डिपार्चर्स आर सेड टू फॉलो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिपार्चर जो हो सकता है वो भी आपका क्या हो सकता है डेफिनिट हो सकता है, और डेफिनिट होगा तो ये डिटर्मिनिस्टिक होगा, और डिटर्मिनिस्टिक होगा तो एक डेफिनिट टाइम इंटरवल में एक फिक्स नंबर ऑफ कस्टमर को हम सर्विस दे पाएंगे। जैसे कि डॉक्टर के पास फिक्स है कि वो एक दिन में 20 कस्टमर को सर्व कर सकता है, रेलवे काउंटर पे एक दिन में कितने कस्टमर को टिकट देंगे वो फिक्स नहीं है, वो कम्प्लीटली प्रोबेबिलिस्टिक है, वो कम्प्लीटली प्रोबेबिलिस्टिक है। और अगर कहीं पे डिपार्चर पैटर्न जो है प्रोबेबिलिस्टिक है तो वो क्या होगा, आपका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। तो वो क्या होगा, आपका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। यहाँ पे भी डिटर्मिनिस्टिक को हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे और प्रोबेबिलिस्टिक को हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यू, और जिसमें हमने दो बातें डिस्कस किया, अराइवल पैटर्न और डिपार्चर पैटर्न। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यू में कुछ और पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं कि क्यू का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। तो उसमें क्या है कि क्यू का डिसिप्लिन, तो क्यू का डिसिप्लिन या क्यू का प्रायोरिटी रूल, कि हम जो सर्विस देंगे, तो जो हम सर्विस देने वाले हैं, हम जो सर्विस देंगे उसमें हमारा प्रायोरिटी क्या होगा, हम किस कस्टमर को पहले सर्विस देंगे। तो
अगर हम रेलवे काउंटर की बात करेंगे तो रेलवे काउंटर पे जनरली क्या होता है, हम जो सर्विस देते हैं वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। तो रेलवे काउंटर पे क्या होता है, जो फर्स्ट कम आते हैं, जो पहले आते हैं उसको हम पहले सर्विस देते हैं। तो यह आपका क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अगर आप पहले आइए तो पहले पा जाइए, तो अगर आप लाइन में टिकट लेने के लिए फर्स्ट में हैं तो आप फर्स्ट ले लीजिए। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसके अपोजिट क्या हो सकता है आपका, लास्ट कम फर्स्ट सर्व। लास्ट में आइए पहले पाइए, तो लास्ट कम फर्स्ट सर्व, तो लास्ट में आइए फर्स्ट पाइए। FCFS का एग्जाम्पल आप देखते होंगे, बहुत जगह, हर जगह मैक्सिमम प्लेसेस पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का एग्जाम्पल होती है। लास्ट कम फर्स्ट सर्व, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे आप ब्राउजिंग करते हैं तो जो आप एड्रेस देते हैं, वो जो आप लास्ट वाला एड्रेस देंगे वो पहले आपका ओपन होगा। तो वह एग्जाम्पल हो सकता है लास्ट कम फर्स्ट सर्व का। या कभी हम क्या करते हैं, कहीं पे हम क्या करते हैं कि अगर कलेक्ट करके फाइनली काम करने का सोचते हैं तो ऐसा भी हम कर सकते हैं कि जो लास्ट में हमने जिसको प्लेस किया है, कलेक्ट किया है, उसको हम पहले सर्विस दे दें। तो ये रूल हो सकता है मैक्सिमम प्लेसेस पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रूल फॉलो होता है, बट लास्ट कम फर्स्ट सर्व फ्यू प्लेसेस पे आपका यूज होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्यू का जो डिसिप्लिन हो सकता है, क्यू का जो प्रायोरिटी रूल हो सकता है, वो SIRO हो सकता है, यानी कि सर्विस इन रैंडम ऑर्डर। कोई ऑर्डर नहीं है, कोई भी रैंडमली हम सर्विस दे रहे हैं। हो सकता है किराने की दुकान पे जाए, वो रैंडम ऑर्डर फॉलो, किसी को जो पहले उनको जो मन किया वो आपको सर्विस दे देंगे। तो वो उस तरह के सर्विस को हम बोलते हैं कि सर्विस इन द रैंडम ऑर्डर की सीरो है आपका। क्यू का जो डिसिप्लिन है, क्यू का जो प्रायोरिटी रूल है, जो सर्विस देने का प्रायोरिटी रूल है, वो आपका क्या है, सीरो रूल है, यानी कि सर्विस इन द रैंडम ऑर्डर है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, PCO हो सकता है, यानी कि प्रेफर्ड कस्टमर ऑर्डर। तो किसी पर्टिकुलर कस्टमर को हम प्रेफर देते हैं, उनको इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे कि आपके रेलवे काउंटर पे भी एक काउंटर होती है जिसमें कि हम सीनियर सिटीजन्स या MLA MP वो जाके टिकट ले सकते हैं। या कभी कभी आपका कोई अगर लेडीज़, जो जनरल क्यू है उसमें अगर कोई लेडीज़ आ जाती है तो आप देखते होंगे कि टिकट उनको पहले मिल जाती है। तो दैट इज़ अ प्रेफर्ड कस्टमर ऑर्डर, कि किसी कस्टमर को हम प्रेफर कर दिया हमने। अगर आप मंदिर में भी जाते हैं तो आप देखते होंगे कि एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे हम मंदिर में एंट्री होती है, जहाँ पे VIP एंट्री होती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं वो प्रेफर्ड कस्टमर ऑर्डर है, कि पर्टिकुलर कस्टमर को हमने प्रेफरेंस दिया, उसको इनको इम्पोर्टेंस दिया। कोई सीनियर सिटीजन है तो उनको हमने इम्पोर्टेंस दिया है। तो इस तरह से प्रेफर्ड कस्टमर ऑर्डर है। तो क्यू का डिसिप्लिन आपका प्रेफर्ड कस्टमर ऑर्डर भी हो सकता है। आगे जो हम बात करेंगे वो कस्टमर बिहेवियर की बात करेंगे, कि कस्टमर का क्या बिहेवियर होगा। अगर कस्टमर क्यू का फॉर्मेशन करता है तो उनका क्या बिहेवियर होगा, क्या वो क्यू का फॉर्मेशन करके क्यू में स्थिर से खड़ा रहेगा, क्या स्थिर से सर्विस लेने के लिए वेट करेगा, या क्यू को छोड़ देगा। तो हम देखते हैं कि क्यू कस्टमर बिहेवियर। तो कस्टमर क्या हो सकते हैं, कि कस्टमर क्या हो रहे हैं, कि कस्टमर आ रहे हैं, कहीं पे आ रहे हैं, उनका अराइवल कुछ रेट होगा, अराइवल पैटर्न होगा, अराइवल, तो अराइव कर रहे हैं, तो प्रोसेस ऑफ अराइविंग है कस्टमर का। तो किसी सर्विस पॉइंट पे कस्टमर क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। तो कस्टमर आएंगे तो सर्विस पॉइंट पे जैसे ही आएंगे वहाँ पे क्या करेंगे, आप क्यू का फॉर्मेशन करेंगे, आप क्यू बनाएंगे कि हाँ कस्टमर आ रहे हैं तो आप क्यू का फॉर्म करिए। जैसे आप मान लीजिए वोटिंग के लिए जा रहे हैं, तो वोटिंग के जाएंगे तो आपको क्या करना हो, क्यू का फॉर्मेशन करना हो, तो आप क्यू बनाएंगे। तो कस्टमर क्या आ रहे हैं और क्यू का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्यू के फॉर्मेशन होने के बाद तो कोई किस पर्टिकुलर क्यू डिसिप्लिन से, जैसे FCFS, LCFS, SIRO, PCO से हम क्या करें, सर्विस दे रहे होंगे। किसी पर्टिकुलर क्यू डिसिप्लिन में, किसी पर्टिकुलर प्रायोरिटी रूल में हम क्या करेंगे कि सर्विस दे रहे होंगे, तो हम सर्विस देंगे, कस्टमर सर्विस हमारा लेगा। तो सर्विस प्रोसेस में जाएगा और वो क्या करेगा, यहाँ से डिपार्ट करेगा। तो यह कस्टमर कस्टमर सिंपली क्या करेगा, क्यू का फॉर्मेशन करेगा, डिसिप्लिन को फॉलो करेगा, सर्विस लेगा और निकल जाएगा। तो ये सर्विस जो कस्टमर है वो यहाँ से निकल गया। ऐसा हो सकता है कि कस्टमर जो वेटिंग एरिया है उसमें कस्टमर जो हो वो क्या करे कि कुछ आपका वेटिंग एरिया में कस्टमर कुछ अपना ऑपरेशन दे, कुछ स्ट्रेटजी अपनाए, कुछ उसमें हरकत हो, कुछ उसमें अल्ट्रेशन हो, उसमें चेंजेज हो। वो क्या हो सकता है हम देखते हैं। तो कस्टमर का कुछ
मेंटालिटी हो सकता है, और वो क्या होता है, हो सकता है उसको हम अभी डिस्कस करते हैं। तो कस्टमर का कुछ बिहेवियर हो सकता है वेटिंग एरिया में, और वह बिहेवियर क्या हो सकता है हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो कस्टमर क्या कर सकता है, कस्टमर जब आपके क्यू में आया है, तो कस्टमर जब क्यू में आया है तो ऐसा हो सकता है कि कस्टमर क्या करे कि क्यू में आने के बाद क्या कर सकता है कस्टमर यहाँ से, ऐसा हो सकता है कि कस्टमर जब आ रहा हो तो कस्टमर ने देखा कि ये जो क्यू है वो बहुत लंबी है, एक जो क्यू है यह बहुत लंबी है। तो कस्टमर क्या कर रहा है कि वो सोच रहा है कि छोड़ो, हम जो वोट डालने के लिए आए हैं, हम चलो अभी लाइन बहुत लंबी है, 2 घंटे के बाद फिर से आएंगे वोट डालने के लिए। तो कस्टमर क्या कर सकता है, वो बाल्किंग कर सकता है कि वो बाद में वो सोचेगा कि चलो क्यू को नहीं ज्वाइन करेगा, वो बाद में आने का सोच सकता है, वो क्या किया, बाल्किंग कर गया। तो कस्टमर का यहाँ बिहेवियर क्या हुआ कि वो क्यू को ज्वाइन नहीं करना प्रेफर्ड किया। उसने देखा कि क्यू का जो साइज है वो बहुत बड़ा है, तो उसने प्रेफर किया कि वो बाल्किंग करे, कि क्यू को ज्वाइन ना करे। तो ऐसा हो सकता है कि कस्टमर का बिहेवियर ऐसा हो सकता है कि वो बाल्किंग कर जाए। और दूसरा क्या कस्टमर का बिहेवियर हो सकता है कि वो देखा कि चलो लाइन तो छोटी ही है, चलो ज्वाइन कर लेते हैं। तो कस्टमर ने क्या किया कि क्यू को ज्वाइन कर लिया, वो वोट डालने के लिए क्यू को ज्वाइन कर लिया। बट 1 घंटा का वेट करने के बाद देखा कि क्यू तो खसक ही नहीं रही, क्यू का साइज तो छोटा हो ही नहीं रहा है। वो देख रहा है कि जो सर्विस पॉइंट है वो बहुत स्लो है, जो वोटिंग हो सकता है कि जो मशीन है ईवीएम मशीन है उसमें बहुत दिक्कतें आ रही है, तो वोट नहीं गिर पा रही है। तो देखा कि चलो क्यू का साइज तो घट ही नहीं रहा। तो उसने क्या किया कि क्यू में ज्वाइन करने के बाद कुछ देर वेट किया, और उसके बाद क्यू को क्या किया, छोड़ दिया। तो उसको बोलते हैं कि रिनेज कर गया, कि कस्टमर क्या किया, रिनेज कर गया। तो ऐसा हो सकता है कि कस्टमर बाल्किंग कर जाए, कि देखा कि क्यू बहुत बड़ा है, क्यू को ज्वाइन ही ना करे। ऐसा हो सकता है कि उसने देखा कि क्यू छोटा है, ज्वाइन कर लिया, पर देखा कि प्रोसेस बहुत स्लो है, जो सर्विस पॉइंट है वो बहुत स्लो रेट से काम कर रहा है, बहुत स्लो है। तो उसने क्या किया कि क्यू को छोड़ दिया। तो ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर ने क्यू को ज्वाइन किया और देखा कि एक नया सर्विस पॉइंट खुल रहा है, तो वो क्या किया, उस क्यू को छोड़ के एक दूसरे क्यू में ज्वाइन कर लिया। ओरिजिनल क्यू को छोड़ के, जो उसका प्रीवियस क्यू था उसको छोड़ के एक दूसरे क्यू में ज्वाइन कर लिया। तो उसको बोलते हैं कि वो जॉकेइंग कर गया। तो कस्टमर का यहाँ पे बिहेवियर क्या हुआ कि वो ओरिजिनल क्यू को छोड़ के दूसरे क्यू में ज्वाइन कर लिया, और यह उसने सोचा कि हो सकता है कि उस क्यू में उसको सर्विस जल्दी मिल जाए, हो सकता है कि वो जो नेक्स्ट काउंटर है उस पर उसको जल्दी टिकट मिल जाए। तो कस्टमर यहाँ पे जॉकेइंग किया कि ओरिजिनल क्यू को यहाँ पे छोड़ दिया। तो कस्टमर का यहाँ पे 3 बिहेवियर था। एक था कि बाल्किंग कर गया, कि कस्टमर ज्वाइन नहीं करेगा, कस्टमर डू नॉट ज्वाइन द क्यू ड्यू टू लॉन्ग क्यू। दूसरा हो सकता है कि रिनेजिंग कर जाए, कि कस्टमर लीव्स द क्यू ड्यू टू इम्पेशेंस या सम रीजन। उसने कुछ देर क्यू ज्वाइन करके देखा कि क्यू की साइज घट नहीं रही है, या हो सकता है उसके कोई अर्जेंट काम आ गया है, तो उसने क्या किया, क्यू को छोड़ दिया। कस्टमर का बिहेवियर क्या हो सकता है, जोकिंग हो सकता है। जोकिंग में क्या कर सकता है, कस्टमर मूव्स फ्रॉम वन क्यू टू अनदर क्यू होपिंग टू रिसीव सर्विस फास्ट। तो इस आशा में कि उसको सर्विस फास्ट मिल जाएगा, कस्टमर क्या कर सकता है कि अपना जो क्यू है, ओरिजिनल क्यू है, उसको क्या कर सकता है, छोड़ सकता है और दूसरे क्यू में ज्वाइन कर सकता है। तो ये कस्टमर का बिहेवियर हो सकता है। तो अभी हमने डिस्कस किया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यू, फिर और कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा कैंडल्स नोटेशंस। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया 4 पॉइंट में हमने डिस्कस किया अराइवल पैटर्न, डिपार्चर पैटर्न, क्यू डिसिप्लिन और कस्टमर बिहेवियर। तो उसके बेसिस पे हम कुछ डिस्कस करेंगे, वो होगा हमारा कैंडल्स नोटेशंस। तो कैंडल्स नोटेशंस में टोटल 6 टर्म्स होंगे। कैंडल्स नोटेशंस में टोटल 6 टर्म्स होंगे। फर्स्ट टर्म जो होगा वो होगा अराइवल पैटर्न। तो ये 6 टर्म का एक नोटेशन है जो कुछ सिग्निफाई करता है, और क्या सिग्निफाई करता है उसको हम आगे देखते हैं। तो कैंडल्स नोटेशंस में जो फर्स्ट टर्म हो सकता है, वो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, अराइवल पैटर्न।
तो ये अराइवल पैटर्न को हम डिस्कस करते हैं कि ये अराइवल पैटर्न क्या है। हमने डिस्कस किया भी कि अराइवल पैटर्न जो हो सकता है वो डिटर्मिनिस्टिक हो सकता है या प्रोबेबिलिस्टिक हो सकता है। डिटर्मिनिस्टिक होगा तो डी से रिप्रेजेंट करेंगे और वह अगर प्रोबेबिलिस्टिक हुआ तो उसको एम से रिप्रेजेंट करेंगे। इन द सेम वे हमने डिस्कस किया डिपार्चर पैटर्न को, और डिपार्चर पैटर्न कैंडल्स नोटेशन का सेकेंड टर्म है। ये सेकेंड टर्म होगा या भी प्रोबेबिलिस्टिक हो सकता है या डिटर्मिनिस्टिक आपका हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो नंबर ऑफ सर्वर्स है। ये जो सर्विस पॉइंट्स है वो कितने हैं, ईवीएम मशीन जो लगा रहे हैं वो कितने ईवीएम मशीन लगा रहे हैं, आपका जो टिकट का काउंटर है वो कितने काउंटर्स है। तो ये हमारा है नंबर ऑफ सर्वर्स कि सर्वर्स कितने हैं, एक है, दो है सर्वर्स। फिर हमारे पास है सिस्टम कैपेसिटी। तो जो हमारा सिस्टम है जिसमें दो पार्ट है, सिस्टम के दो मेन पार्ट्स है, एक तो क्यू होगा और दूसरा सर्विस पॉइंट होंगे, नंबर ऑफ सर्वर्स होंगे। तो ये जो सिस्टम है वो सिस्टम की क्या कैपेसिटी है, सिस्टम की कैपेसिटी क्या है, वो हमारा फोर्थ पॉइंट होगा कैंडल्स नोटेशंस का। फिफ्थ पॉइंट होगा कि प्रायोरिटी रूल क्या है। हम जो प्रायोरिटी दे रहे हैं कस्टमर को सर्व करने का, जो प्रायोरिटी दे रहे हैं वो कौन सा रूल है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, लास्ट कम फर्स्ट सर्व है, सर्विस इन द रैंडम ऑर्डर है या प्रेफर्ड कस्टमर ऑर्डर है। तो कौन सा प्रायोरिटी रूल है हमारे पास, वो हमारा प्रायोरिटी रूल होगा। और ये कैंडल्स नोटेशंस में फिफ्थ टर्म होंगे। और लास्ट टर्म जो होंगे वो पॉपुलेशन होगा कि जो पॉपुलेशन है, जो कस्टमर का जो कस्टमर आ सकता है उसकी क्या कैपेसिटी है। तो वह पॉपुलेशन जो है वो फाइनाइट हो सकता है या आपका क्या हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। तो कैंडल नोटेशंस में पूरे 6 टर्म है। 6 टर्म का सीक्वेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टर्म हमेशा अराइवल पैटर्न को रिफ्लेक्ट करेगा, सिग्निफाई करेगा, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करेगा। डिपार्चर पैटर्न को सेकंड टर्म रिफ्लेक्ट करेगा। सेकंड टर्म से हम डिपार्चर पैटर्न देख सकते हैं। नंबर ऑफ सर्वर्स हम देखेंगे थर्ड टर्म से। फोर्थ टर्म आपको बताएगा कि क्या है सिस्टम कैपेसिटी। फिफ्थ टर्म प्रायोरिटी रूल को डिस्कस करेगा और सिक्स टर्म कि पॉपुलेशन क्या है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। जैसे हमारे पास कैंडल्स नोटेशंस है तो इसमें डी हमारा अराइवल पैटर्न क्या हो सकता है, डी हो सकता है या एम हो सकता है, डी यानी कि डिटर्मिनिस्टिक हो सकता है या प्रोबेबिलिस्टिक हो सकता है। इन द सेम वे डिपार्चर पैटर्न आपका डिटर्मिनिस्टिक या प्रोबेबिलिस्टिक हो सकता है। नंबर ऑफ सर्वर्स 1 से लेकर एन तक कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, बट फ्रैक्शन में नहीं होगा। नंबर ऑफ सर्वर्स की बात हो रही है तो ये जनरली इंटीजर्स में होंगे। सिस्टम की कैपेसिटी क्या हो सकती है, या फाइनाइट हो सकती है या इनफाइनाइट हो सकती है। सर्विस रूल आपका इस चारों में से कोई भी हो सकता है, और पॉपुलेशन भी क्या हो सकता है, फाइनाइट हो सकता है या आपका क्या हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे, जो क्यूइंग थ्योरी हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स होंगे, और मॉडल्स में आपका ये आपका अराइवल पैटर्न आपका 2 टाइप का हो सकता है, डिपार्चर पैटर्न 2 टाइप का हो सकता है, नंबर ऑफ सर्वर्स 1 to n हो सकता है, सिस्टम कैपेसिटी इनफाइनाइट या फाइनाइट हो सकती है। प्रायोरिटी रूल आपका चेंज कर सकता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, लास्ट कम फर्स्ट सर्व, सर्विस इन द रैंडम ऑर्डर और प्रेफर्ड कस्टमर ऑर्डर। और फिर आपका पॉपुलेशन भी क्या हो सकता है, फाइनाइट या इनफाइनाइट हो सकता है। अभी हम जो डिस्कस करेंगे वह होगा कैंडल्स नोटेशन का वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म, और इसी का हम कुछ फार्मूला देखेंगे और इस पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। यह वेरी बेसिक है, यह जनरली यूनिवर्सिटी एग्जाम में इसी मॉडल को पूछा जाता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे गेट का एग्जाम है तो उसमें इस मॉडल का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो यह मॉडल को हम एक्सप्लेन करते हैं M1 इनफाइनाइट, FCFS इनफाइनाइट। एम कहने का मतलब अराइवल जो रेट है वो प्रोबेबिलिस्टिक है, यह एम कहने का मतलब डिपार्चर रेट है जो वह भी प्रोबेबिलिस्टिक है। नंबर ऑफ सर्वर्स कितने हैं, 1 है। सिस्टम की कैपेसिटी क्या है, इनफाइनाइट है। हमारा जो सर्विस देने का प्रायोरिटी रूल है वो कौन सा रूल है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। और हमारे पास जो पॉपुलेशन है, जो नंबर ऑफ कस्टमर आ सकते हैं वो कितना इनफाइनाइट है। तो यह एक्सप्लेनेशन है कैंडल्स नोटेशन का फर्स्ट टाइप का, जो कि है वो M1 इनफाइनाइट, FCFS इनफाइनाइट। तो इस पर्टिकुलर आपके जो मॉडल है, टाइप है, उसका क्या एक्सप्लेनेशन है उसको हम डिस्कस करते हैं। उसको बोलते हैं एजम्पशंस ऑफ M1 सिस्टम। तो इसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि M1 कहने का मतलब जो अराइवल होगा वो पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिपार्चर जो होगा वो निगेटिव एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पे 1 कहने का मतलब जो सिस्टम की नंबर ऑफ सर्वर्स है वो कितने हैं, 1 है। FCFS कहने का मतलब इनफाइनाइट कहने का मतलब सिस्टम कैपेसिटी आपका क्या इनफाइनाइट है।
और FCFS का आने का मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रूल, यहाँ पे प्रायोरिटी रूल फॉलो कर रहा है। पॉपुलेशन जो है वो भी इनफाइनाइट है, सिंगल सर्वर है यहाँ पे, ये आपका सिस्टम कैपेसिटी इनफाइनाइट है, प्रायोरिटी रूल FCFS है, और आपके पास जो पॉपुलेशन है वो इनफाइनाइट है। यह आपका MEM1 सिस्टम का मीनिंग आपका हुआ। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कुछ फार्मूला को। तो फर्स्ट फार्मूला जो हमारे पास आएगा वो अराइवल रेट का आएगा। अराइवल रेट मतलब नंबर ऑफ अराइवल्स बाय टाइम टेकन। नेक्स्ट जो फार्मूला हमारे पास है वो डिपार्चर रेट का है, और इसको डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ डिपार्चर्स, कितने सर्विस के बाद डिपार्ट कर रहे हैं टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम में, उसको बोलते हैं डिपार्चर रेट। फिर हमारे पास है ट्रैफिक इंटेंसिटी और बिजी पीरियड और सिस्टम यूटिलाइजेशन। इन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं ट्रैफिक इंटेंसिटी और बिजी पीरियड और सिस्टम यूटिलाइजेशन। नंबर ऑफ अराइवर्स और नंबर ऑफ डिपार्चर्स के रेशियो को हम बोलते हैं ट्रैफिक इंटेंसिटी और बिजी पीरियड और सिस्टम यूटिलाइजेशन। और यह उसका फॉर्मूला हो जाएगा रो इक्वल्स टू, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड रो इक्वल्स टू लेमडा बाई म्यू आपका हो जाएगा। फिर जो हमारे पास एक फार्मूला है, फार्मूला इंपॉर्टेंट है, हम इसको ध्यान रखेंगे, और यह MEM1 टाइप ऑफ प्रॉब्लम के लिए फार्मूला है। तो अभी हम डिस्कस फाइंड आउट करेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि देयर आर नो कस्टमर्स इन द सिस्टम। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि देयर आर नो कस्टमर, मतलब कि 0 कस्टमर है। इसके लिए जो फार्मूला होगा वो होगा P0 इक्वल्स टू 1 माइनस रो, यानी कि 0 कस्टमर मतलब कि आपका क्या है, जो आपका सर्विस है, सर्विस पॉइंट है, वो क्या है कि वो आपका क्या 0 कस्टमर है, मतलब बिजी नहीं है, मतलब 1 माइनस बिजी है। बिजी नहीं है मतलब 1 माइनस बिजी है, यानी कि 1 माइनस रो हो जाएगा, और यहाँ से 1 माइनस लेमडा बाई म्यू। यह तो 0 के लिए है। इन जनरल क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि देयर आर n कस्टमर्स इन द फार्मूला, n कस्टमर्स इन द सिस्टम। इसके लिए जो फार्मूला होगा वो Pn जो होगा वह 1 माइनस रो टू द पावर n होगा। इसमें n का वैल्यू अगर आप 0 रखें देखेंगे तो यह आ जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि यह इसका एक सिंपल वेरिफिकेशन भी हो सकता है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ पे n कस्टमर्स है, वह फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस रो टू द पावर n, जहाँ की रो का वैल्यू है लेमडा बाई म्यू। तो इस फार्मूला का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ जो सर्विस है, एरिया है, उसमें 5 कस्टमर है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें 10 कस्टमर है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आगे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं और फिर हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को, कि क्वेश्चन लेते हैं और उसको डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको हम देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। एट ए पर्टिकुलर मशीन, तो किसी पर्टिकुलर मशीन पे जो वर्क, किसी पर्टिकुलर मशीन पे जो जॉब्स आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, और जो रेट है उनका आने का 0.35 पार्ट्स पर मिनट। तो लेमडा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, लेमडा जो हो जाएगा 0.35 पार्ट्स पर मिनट। प्रोसेसिंग टाइम जो है फॉर द पार्ट्स हैव एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोसेसिंग टाइम जो होता है वो अगर वह प्रोबेबिलिस्टिक है तो डिपार्चर रेट एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। तो विथ मीन ऑफ 2 मिनट्स, मतलब 2 मिनट में क्या हो रहा है, एक पार्ट हो रहा है, एक पार्ट 2 मिनट में। तो ये उसका क्या हो जाएगा, डिपार्चर पार्ट्स पर मिनट, ये उसका डिपार्चर हो जाएगा। तो हाफ पार्ट्स पर मिनट उसका डिपार्चर रेट हो जाएगा। तो क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडम पार्ट ट्रैवल फाइंड्स दैट देयर आर ऑलरेडी 8 पार्ट्स इन द सिस्टम। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ पे 8 पार्ट्स ऑलरेडी है सिस्टम में, तो उसको निकाल सकते हैं। P8 हमें क्या करना है, निकालना है। लेमडा गिया है, लेमडा गिवन है कि 0.35 पार्ट्स पर मिनट है आपका, और म्यू गिवन है कि म्यू क्या है 1/2 पार्ट्स पर मिनट है, हाफ पार्ट्स पर मिनट है। यहाँ से ट्रैफिक इंटेंसिटी या बिजी पीरियड या सिस्टम यूटिलाइजेशन रो का वैल्यू जो हो जाएगा वो लेमडा बाई म्यू होगा, और लेमडा बाई म्यू का वैल्यू यानी कि 0.35/0.5, यहाँ से देख सकते हैं यह 0.7 हो जाएगा। तो यह ट्रैफिक इंटेंसिटी हो गया, या इसको बोलते हैं बिजी पीरियड या सिस्टम यूटिलाइजेशन। अब हम फाइंड करेंगे कि प्रोबेबिलिटी दैट देर आर n कस्टमर्स इन द सिस्टम, यानी कि Pn इक्वल्स टू 1 माइनस रो बाई रो टू द पावर n है। यह फार्मूला हमने अभी पढ़ा। यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, 8 है। तो 8 की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 8 पार्ट्स इन द सिस्टम है,
तो 1 माइनस रो टू द पावर n, यानी कि रो टू द पावर रो मतलब कितना है 0.7 पे पावर 8, तो इतना आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट किया कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें पहले से 8 पार्ट्स है, सर्विस ले रहे हो 8 पार्ट्स। तो ये डिस्कस किया हमने। तो यह एक सिंपल क्वेश्चन था क्यूइंग थ्योरी का। नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एवरेज टाइम बिटवीन द टू अराइवल्स ऑफ कस्टमर्स एट 6 काउंटर इन ए रेडीमेड गारमेंट स्टोर इज 4 मिनट। तो 6 काउंटर है, तो काउंटर 6 है, कोई दिक्कत नहीं, नंबर ऑफ काउंटर से हमें कोई मतलब उतना ज़्यादा नहीं है। क्या है उनका अराइवल रेट? द एवरेज टाइम बिटवीन टू अराइवल्स ऑफ कस्टमर्स एट 6 काउंटर इन ए रेडीमेड गारमेंट स्टोर इज 4 मिनट। तो दो कस्टमर के बीच में जो आपका एवरेज टाइम बिटवीन टू कस्टमर्स, जो कस्टमर्स ले रहा है, एक कस्टमर आ रहा है, उसके बाद जो दूसरा कस्टमर आ रहा है, उसमें कितना टाइम लग रहा है 4 मिनट। तो 4 मिनट में एक कस्टमर आपका आ रहा है, तो यहाँ से लेमडा कितना हो जाएगा, 4 मिनट में एक कस्टमर आ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ कस्टमर एक है, एक कस्टमर, और टाइम कितना है 4 मिनट, तो 1/4 कस्टमर पर मिनट आपका हो जाएगा। तो ये 1/4 कस्टमर पर मिनट उसका अराइवल रेट हो जाएगा। द एवरेज टाइम ऑफ द काउंटर टू सर्व द कस्टमर इज 3 मिनट। तो कस्टमर काउंटर पे सर्व करने का जो एवरेज टाइम है वो कितना है 3 मिनट है, यानी कि एक कस्टमर कितना मिनट टाइम ले रहा है 3 मिनट का। तो ये उसका डिपार्चर रेट हो जाएगा, तो लेमडा हो जाएगा 1/3 कस्टमर पर मिनट। तो लेमडा हो जाएगा 1/3 कस्टमर पर मिनट। तो हमने लेमडा फाइंड आउट कर लिया, म्यू फाइंड आउट कर लिया, तो यहाँ से ट्रैफिक इंटेंसिटी या बीजी पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं, और वह लेमडा बाई म्यू होगा, और वह कितना आ जाएगा 1/4 और डिवाइडेड बाई 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.75 आ जाएगा। क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या है कि द अराइवल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर सर्विस आर एज पर द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो सर्विस है वो आपका क्या है, द अराइवल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर सर्विस आर एज पर द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है सर्विस जो है। क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कस्टमर अराइविंग एट द काउंटर विल हैव टू वेट। तो कस्टमर जो अराइव करेगा उसको वेट करना पड़ेगा। कब वेट करना पड़ेगा? जब आपका सिस्टम क्या है वो बिजी है। तो ट्रैफिक इंटेंसिटी या बिजी पीरियड हमको हमें पता है, और वह रो है, यानी कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 0.75 हो जाएगी, और यही क्या हो जाएगा उसका आंसर कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कस्टमर जो अराइव कर रहा है उसको वेट करना पड़ेगा। और वेट कब करना पड़ेगा? जब हमारे पास सिस्टम जो है वो बिजी है, और बिजी पीरियड का हमें पता है कि बिजी पीरियड का कैसे निकालते हैं। बिजी पीरियड जो होती है वो रो होती है, और रो का वैल्यू हम निकालते हैं लेमडा बाई म्यू से। तो इस तरह से हमने दो प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, कुछ और क्वेश्चन, कुछ और फॉर्मूला देखते हैं, और फिर हम डिस्कस करते हैं आगे। नेक्स्ट जो फॉर्मूला हम डिस्कस करते हैं वो क्या है कि एवरेज लेंथ ऑफ सिस्टम। एवरेज लेंथ ऑफ सिस्टम, लेंथ ऑफ सिस्टम मतलब लेंथ ऑफ क्यू प्लस लेंथ ऑफ सर्वर। तो यह जो हो जाएगा वो एल जो होगा वो लेमडा बाई म्यू माइनस लेमडा से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से एवरेज लेंथ ऑफ क्यू जो होगा वह हो जाएगा एवरेज लेंथ ऑफ क्यू, और वह हो जाएगा एल क्यू जो होगा वो रो इंटू एल एस होगा, और उसको लिख सकते हैं रो इंटू लेमडा बाई म्यू माइनस लेमडा। रो इंटू एल क्यू जो होगा वो रो इंटू एल एस हो जाएगा, इसको याद रखने से काम चलेगा, नहीं तो इसको भी याद रख सकते हैं। यहाँ पे रो इक्वल्स टू लेमडा बाई म्यू प्लेस भी कर सकते हैं, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं याद रख सकते हैं। तो यहाँ से रो की जगह लेमडा बाई म्यू ही हो जाएगा, तो यानी कि लेमडा स्क्वायर बाई म्यू इंटू म्यू माइनस लेमडा ये आपका हो जाएगा। लेंथ ऑफ क्यू, कि क्यू का कितना लेंथ है, ये जो क्यू है वो लेंथ कितना है वो आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है एवरेज वेटिंग टाइम इन द सिस्टम, और एवरेज वेटिंग टाइम इन द सिस्टम क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा लेंथ ऑफ द सिस्टम डिवाइडेड बाई लेमडा। कि सिस्टम का क्या लेंथ है उसको लेमडा से डिवाइड करेंगे तो आपको एवरेज वेटिंग टाइम इन द सिस्टम मिल जाएगा। और एल एस का फॉर्मूला आपको पता है, एल एस इक्वल्स टू यहाँ से एल एस बाई लेमडा लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बाई म्यू माइनस लेमडा आपका हो जाएगा इस फॉर्मूला से। इसी तरह से एवरेज वेटिंग टाइम इन द क्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो एवरेज वेटिंग टाइम इन द क्यू होगा वो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू क्यू जो होगा वो एल क्यू बाई लेमडा आपका होगा। डब्ल्यू क्यू का वैल्यू जो हो जाएगा वो एल क्यू बाई लेमडा होगा, और एल क्यू बाई लेमडा यहाँ से लिख सकते हैं, तो वह कितना हो जाएगा एल क्यू बाई लेमडा रो बाई म्यू माइनस रो हो जाएगा, रो बाई म्यू माइनस आपका लेमडा आपका हो जाएगा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका किसका, एक फार्मूला है एवरेज लेंथ ऑफ सिस्टम,
लेंथ ऑफ क्यू, वेटिंग टाइम इन द सिस्टम और वेटिंग टाइम इन द क्यू। आगे हम रिलेशन देखते हैं वेटिंग टाइम इन द क्यू और वेटिंग टाइम इन द सिस्टम में। तो वेटिंग टाइम इन द क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू क्यू इक्वल्स टू, यहाँ पे रो का आप रिप्लेक्स कर सकते हैं, रो इक्वल्स टू लेमडा बाई म्यू से। तो यह फॉर्मूला आपका होगा। डब्ल्यू एस का वैल्यू है 1 बाई म्यू माइनस लेमडा, तो 1 बाई म्यू माइनस लेमडा की जगह क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू एस लिख सकते हैं। तो यह 1 बाई, या इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, म्यू माइनस लेमडा माइनस 1 बाई म्यू। तो यहाँ से आप देखेंगे तो डब्ल्यू एस जो हो जाएगा वो इतना से होगा। यहाँ से 1 बाई म्यू माइनस लेमडा की जगह डब्ल्यू एस भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से डब्ल्यू एस रो इंटू डब्ल्यू एस भी हो जाएगा, यह भी एक रिलेशन हो जाएगा डब्ल्यू क्यू और डब्ल्यू एस के बीच में। तो इस तरह से हमने कुछ फॉर्मूला देखा, एक रिलेशन देखा वेटिंग टाइम इन क्यू और वेटिंग टाइम इन सिस्टम के बीच में। अब हम फाइंड आउट करते हैं कुछ, अब हम सॉल्व करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स को। तो लेके आते हैं एक नया प्रॉब्लम को। तो नया जो प्रॉब्लम है हमारे पास वो यह प्रॉब्लम है, इसको हम जो अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया है उस पर बनाएंगे। तो इस प्रॉब्लम में हमें क्या फाइंड आउट करना है कि व्हाट पोर्शन ऑफ द टाइम द कैशियर इज लाइकली टू बी आइडियल। तो आइडियल मतलब कि वो बिजी नहीं है, माने 1 माइनस आपका रो हो जाएगा। फिर आपका व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ द वेटिंग लाइन, लेंथ ऑफ द वेटिंग लाइन यानी कि लेंथ ऑफ द क्यू। वेटिंग लाइन मतलब क्या, क्यू टू एक्सपेक्ट अंडर द एग्जिस्टिंग सर्विस कंडीशन, यानी कि एलक्यू हमें निकालना है। हाउ मेनी कस्टमर्स वुड बी एक्सपेक्टेड टू बी द सर्विस एरिया। तो सर्विस एरिया में कितने कस्टमर्स है, तो लाइन प्लस सर्विस में यानी कि लेंथ ऑफ सिस्टम कितना है। फिर आपका क्या है, व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ टाइम दैट ए कस्टमर वुड बी एक्सपेक्टेड टू वेट टू पे फॉर हिज परचेज, यानी कि वो काउंटर पे आने से पहले कितना वेट करना होगा, यानी कि वेटिंग टाइम इन द क्यू कितना होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। कुछ वेरिएबल्स आपको गिवन है, और गिवन क्या है कि द कैशियर कैन सर्व, तो आपको डिपार्चर रेट है कितना, 20 कस्टमर्स पर आवर डिपार्चर रेट है आपका। हु अराइव हिज काउंटर रैंडमली एट ए रेट ऑफ 18, तो ये अराइवल रेट कितना है, लैम्डा जो है वो कितना है, यह म्यू है और यह लेमडा है, लेमडा कितना है 18 कस्टमर्स पर आवर। द मैनेजमेंट ऑफ द स्टोर नोटिस दैट द कैशियर वाज आइडियल some of the time, but at a time long queues formed at his counter and the customer complained about the increasing waiting time. It was therefore decided to investigate the following. तो इस तरह से लैम्डा और म्यू दिया हुआ है, आपको 1 माइनस रो निकालना है, एल क्यू निकालना है, एल एस निकालना है और क्या निकालना है, डब्ल्यू क्यू निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, हम उसको निकालते हैं। तो लैम्डा आपको गिवन है 18 कस्टमर पर आवर और म्यू गिवन है 20 कस्टमर पर आवर। रो निकाल सकते हैं यहाँ से लैम्डा बाई म्यू करके, और लैम्डा बाई म्यू से आप रो निकाल सकते हैं, और यह हो जाएगा 18/20 यानी कि 0.9। तो ट्रैफिक इंटेंसिटी या बिजी पीरियड का वैल्यू आ जाएगा कितना, 0.9 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं कि क्या आपके पास प्रोबेबिलिटी है व्हाट पोर्शन ऑफ टाइम द कैशियर लाइकली टू बी आइडियल, निकालते हैं, और वह 1 माइनस रो हो जाएगा आपका। यहाँ से 1 माइनस रो हो जाएगा, और 1 माइनस रो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। तो यह यानी कि इस पोर्शन ऑफ टाइम जो है 10% ऑफ द टाइम का है आपका क्या है, जो आपका सर्वर है वो आइडियल रहता है। नेक्स्ट आपको निकालना था लेंथ ऑफ क्यू। लेंथ ऑफ क्यू हमें पता है रो इंटू लेंथ ऑफ एस होगा, तो और इसको निकालते हैं कैसे, रो इंटू लेमडा बाई म्यू माइनस लेमडा से निकालते हैं। रो इंटू यहाँ पे रो का वैल्यू लिख सकते हैं लेमडा बाई म्यू से, तो यह हो जाएगा लेमडा बाई म्यू से, या रो का वैल्यू पता है तो रो भी लिख सकते हैं, रो 0.9 है और बाकी वैल्यू पता है। तो यहाँ से लेंथ ऑफ क्यू कितना हो जाएगा, 8.1 हो जाएगा, यानी कि 8 से ज़्यादा कस्टमर आपका क्या करते हैं वेटिंग लाइन में। लेंथ ऑफ क्यू है यानी कि वेटिंग टाइम यानी कि लेंथ ऑफ द क्यू है आपका। तो कितना लेंथ है क्यू का, वो यहाँ पे 8.1 है, यानी कि 8 से ज़्यादा कस्टमर्स क्या करते हैं, वेट करते रहते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेंथ ऑफ सिस्टम को, और यह लेंथ ऑफ सिस्टम कितना होता है, लेमडा बाई म्यू माइनस लेमडा आपका होगा। लेमडा का वैल्यू पता है, म्यू का पता है, माइनस लेमडा का पता है, तो या इसको क्या कर सकते हैं, लेमडा से डिवाइड कर सकते हैं। तो लेमडा से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा, लेमडा को इसको आप लेमडा से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेमडा बाई म्यू, तो ये आपका रो हो जाएगा, ये भी आपका रो हो जाएगा 1 माइनस रो, यानी कि 0.9 हो जाएगा, 1 माइनस 0.9 हो जाएगा। या इससे निकाल सकते हैं तो 18/20 माइनस 18 यानी कि ये 2 हो जाएगा, 18/2 कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने लेंथ ऑफ क्यू निकाला जो कि पार्ट सी था, और पार्ट डी है वेटिंग टाइम इन क्यू। वेटिंग टाइम इन क्यू आपको पता है, वेटिंग टाइम इन क्यू लेंथ ऑफ क्यू बाई लेमडा आपका होता है।
तो वेटिंग टाइम इन क्यू हो जाएगा लेंथ ऑफ क्यू बाई लेमडा होगा। एल क्यू आपको पता है कितना है 8.1 है। एल क्यू कितना है, लेंथ ऑफ क्यू कितना है 8.1 है, और आपका वेटिंग टाइम इन क्यू कितना है 18 है। हमने ये 8.1 लेंथ ऑफ क्यू लास्ट स्लाइड पे आया है और यह 18 है। इसको सॉल्व करेंगे तो वेटिंग टाइम आपको मिल जाएगा और वेटिंग टाइम कितना होगा 27 मिनट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लीजिए वेटिंग टाइम इन क्यू, वेटिंग टाइम इन द सिस्टम, वेटिंग लेंथ ऑफ क्यू, लेंथ ऑफ सिस्टम, वेटिंग टाइम इन द क्यू और क्या बीजी है पीरियड को। आगे जो कुछ फार्मूला हम डिस्कस करते हैं और 1-2-3 फार्मूला और है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं और कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट जो फार्मूला है वो हमारे पास है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्यू का साइज जो है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्यू का साइज जो है वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू से के इक्वल या उससे ज़्यादा होगा। तो वो हो जाएगा रो टू दी पावर n। क्या प्रोबेबिलिटी है कि किसी क्यू का साइज जो है पर्टिकुलर नंबर से ज़्यादा होगा, इक्वल तो नहीं है तो वो ज़्यादा होगा। जैसे कि क्यू का साइज क्या प्रोबेबिलिटी है कि 4 या 4 से ज़्यादा है, यानी कि रो टू दी पावर 4 हो जाएगा। क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्यू का साइज 4 से ज़्यादा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्यू का साइज जो है वो क्यू का साइज क्या है 4 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 से अगर ज़्यादा है तो 4 से ज़्यादा है क्यू का साइज, तो यानी कि रो के पावर कितना होगा 4 जोड़ 1 यानी कि रो के पावर 5। तो इस तरह से हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि क्यू साइज क्या प्रोबेबिलिटी है कि एन से ज़्यादा है, एन के इक्वल या उससे ज़्यादा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एन के एन से ज़्यादा है, इक्वल तो नहीं है एन से ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे एन को लेके है और यहाँ पे एन को क्या है छोड़ के। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वेटिंग टाइम जो है वो सिस्टम में वो W से ज़्यादा है या उसके इक्वल है, तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे। और यह हो सकता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो म्यू माइनस लेमडा निकाल लेंगे बाहर, तो ये ऐसा आएगा। क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्यू साइज जो है वेटिंग टाइम इन सिस्टम यहाँ पे है, ये वेटिंग टाइम इन क्यू जो है वो W से ज़्यादा है, और वो फार्मूला इस तरह से आपका। तो दो फार्मूला हमने डिस्कस किया यहाँ पे, एक वेटिंग टाइम इन द सिस्टम, वेटिंग टाइम इन द क्यू। तो वेटिंग टाइम इन द सिस्टम और वेटिंग टाइम इन द क्यू का हमने फार्मूला डिस्कस किया है, ये फार्मूला है। फार्मूला कहाँ से है वो हम नहीं देखेंगे, कैसे यूज करेंगे हम देखेंगे। अभी वेटिंग टाइम की बात कर रहे हैं, ये भी आपका वेटिंग टाइम है, तो ये टाइम का यूनिट है, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, यहाँ पे भी ये टाइम है और ये आपका टाइम है। ये पैरामीटर्स कांस्टेंट है, यहाँ पे ये टाइम डिपेंडेंट है, इसलिए इसको अंदर में हमने रखा है। तो वेटिंग टाइम इन क्यू और या वेटिंग टाइम इन सिस्टम पर्टिकुलर वैल्यू से 10 मिनट से ज़्यादा होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है वो आप इस तरह से फार्मूला से निकाल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है कि कस्टमर्स जो है अराइव एट विंडो ड्राइव इन बैंक अकॉर्डिंग टू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि प्रोबेबिलिटी है उसमें, तो कस्टमर हमारा क्या कर रहा है अराइव कर रहा है, और मीन क्या है 10 विथ ए मीन पर आवर, यानी कि 10 कस्टमर पर आवर आपका आ रहा है। सर्विस जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है और मीन कितना है 5 है, 5 मिनट है, विथ मीन 5 मिनट, यानी कि एक कस्टमर कितना मिनट में आ रहा है 5 मिनट में आ रहा है। 60 मिनट में कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, तो 12 कस्टमर पर आवर, 12 कस्टमर आएंगे पर आवर, तो ये उसका आपका डिपार्चर रेट हो जाएगा। द स्पेस इन फ्रंट ऑफ द विंडो इंक्लूडिंग दैट फॉर द सर्विस कार कैन एकोमोडेट ए मैक्सिमम 3 कार्स। तो वो जो स्पेस है वो 3 कार को एकोमोडेट कर सकता है, अदर कार्स कैन वेट आउटसाइड। तो वहाँ पे जो स्पेस है वो कितने कार को मैक्सिमम एकोमोडेट कर सकता है, वो 3 कार को एकोमोडेट कर सकता है। लेमडा यहाँ पे गिवन है, म्यू गिवन है, और आपको दिया है कि 3 कार को वो एकोमोडेट कर सकता है। तो क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन अराइविंग कस्टमर कार डायरेक्टली ड्राइव्स टू द स्पेस इन फ्रंट ऑफ विंडो। तो क्वेश्चन है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई कस्टमर जो आ रहा है कार लेके वो विंडो पे आ जाएगा। तो विंडो पे कब होगा, जब उसमें 0 कस्टमर हो या 1 कस्टमर हो या आपका क्या होगा 2 कस्टमर हो। पी एन इक्वल्स टू 1 माइनस रो टू द पावर n फॉर्मूला हमने आपको बताया, तो इससे हम निकाल सकते हैं P0, P1, P2। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें 0 कस्टमर है, 1 कस्टमर है, 2 कस्टमर, यह तीनों कंडीशन होगा तो उसमें जो आपका जो कार आ रहा है वो एंट्री कर लेगा, नहीं तो एंट्री नहीं करेगा। तो तो इसको सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन अराइविंग कस्टमर विल हैव टू वेट आउटसाइड द इंडिकेटेड स्पेस। इंडिकेटेड स्पेस से बाहर है, यानी कि उसमें जो 3 कस्टमर ऑलरेडी है,
यानी कि कस्टमर की संख्या कितना है, 4 से क्या है ज़्यादा है। यानी कि ये आपका क्या है, नंबर ऑफ कस्टमर क्या है आपका 3 से ज़्यादा है। नंबर ऑफ कस्टमर क्या है 3, आपका क्या है 4 से ज़्यादा है, 3 के इक्वल है या उससे आपका क्या है ज़्यादा है, 3 के इक्वल है या उसके ज़्यादा है, या कह सकते हैं कि 4 से आपका ज़्यादा है। तो हमने फार्मूला भी पढ़ा था क्यू साइज का, कि जो साइज है वो किसी वैल्यू से ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पे जैसे कि आपका क्या है 3 के इक्वल है या उससे ज़्यादा है, सॉरी 4 के इक्वल है या उससे ज़्यादा है, या क्या प्रोबेबिलिटी कि उसमें क्या है 3 से ज़्यादा है। जो अंदर में कार है उसकी संख्या जो है वो 3 से ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा भी होगा तो उसको वेट करना पड़ेगा, या 4 के इक्वल है या उससे ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो फार्मूला हो जाएगा रो टू दी पावर n हो जाएगा तो रो टू दी पावर 4 हो जाएगा, यहाँ से भी रो टू दी पावर 3 + 1 यानी कि रो टू दी पावर आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो किसी फार्मूला का यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन अराइविंग कस्टमर विल हैव टू वेट आउटसाइड द इंडिकेटेड स्पेस। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नया कस्टमर आएंगे वो जो वेटिंग एरिया है उससे भी बाहर जाएंगे। यानी कि पहले से उसमें कितने कस्टमर्स है, 3 कस्टमर्स है, 3 कस्टमर पक्का है, यानी कि 4 के इक्वल है या 4 से ज़्यादा है, या कह सकते हैं 3 से ज़्यादा है। फिर क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग एन अराइविंग कस्टमर एक्सपेक्टेड टू वेट बिफोर स्टार्टिंग सर्विस। तो सर्विस स्टार्टिंग होने से पहले उसको कितना वेट करना पड़ेगा, यानी कि उसको वेटिंग टाइम इन द क्यू निकालना है। और तो ये 3 बातें हम निकालना है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन अराइविंग कस्टमर, क्या प्रोबेबिलिटी है कि कस्टमर जो आएगा वो डायरेक्टली मूव कर जाएगा, यानी कि जब भी नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने होंगे, 0 होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 से ज़्यादा या 3 के इक्वल होंगे तो बात दूसरा हो जाएगी। तो 0 है या उसके इक्वल है तो हम यहाँ पे ये आपका 10 कस्टमर्स है, ये 12 है, हमने देख लिया है। तो रो भी निकाल लिया हमने, रो हमारे पास 10/12 है, इसको वैसे ही रखते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं या यही रहने देते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। डायरेक्टली ड्राइव करने के लिए उसमें कस्टमर की संख्या जो हो सकती है वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है या 2 हो सकती है, 3 नहीं हो सकती है। 3 होगा तो जो भी स्कोप है वो खत्म हो जाएगा। तो 1 - रो हो सकता है, 1 - रो इंटू रो हो सकता है, 1 - रो इंटू रो स्क्वायर, क्योंकि पी एन इक्वल टू फार्मूला हमारे पास है 1 - रो टू द पावर आपके पास क्या है n। तो 0 है तो यहाँ पे रो 0 1 हो जाएगा, रो 1 हो जाएगा, रो 2 हो जाएगा। इसमें वैल्यूज रखेंगे P1, तो P इक्वल टू इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 - रो कॉमन आ जाएगा और बाकी वैल्यूज रह जाएंगे। रो का वैल्यू पता है 0.833 या 10/12 रख दीजिए यहाँ पे 10/12। ये हो जाएगा आपका 1 - 10/12 और क्या हो जाएगा 1 + 10/12 का प्लस 10/12 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आएगा आपका 0.42 के आसपास आपका वैल्यू आएगा। तो यह यानी कि 42% चांस है कि कस्टमर को क्या करना होगा, वेट करना होगा। कस्टमर जो है वो आपका क्या हो सकता है, डायरेक्टली आपका क्या हो सकता है, अराइव कर सकता है। नेक्स्ट जो बात है कि ऐसा हो सकता है कि इसको हम लिख सकते हैं पी की कस्टमर डायरेक्टली अराइव करें, यानी कि नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है उसमें कितना है, या तो 2 से कम है, यानी कि 1 - 3 से आपका क्या है ज़्यादा है, 1 - 3 से ज़्यादा है, यानी कि क्यू साइज जो है 3 या 3 से ज़्यादा है, यानी कि 1 - क्यू का साइज जो है 3 या उसके क्या है ज़्यादा है। क्यू का साइज है 3 या 3 से ज़्यादा है, 3 के इक्वल भी हो सकता है, 3 से ज़्यादा हो सकता है। तो 3 के इक्वल भी होगा तो भी वो अराइव कर सकता है 3 से जो क्यू का साइज है वो 3 से ज़्यादा है आपका, यानी कि 1 - रो टू द पावर क्यू है, और यहाँ से यह भी देख सकते हैं 0.42 आपका। फिर नेक्स्ट जो हमें फाइंड आउट करना है कि क्या है प्रोबेबिलिटी है कि वो आउटसाइड स्पेस आपको वेट करना होगा, यानी कि क्यू का साइज जो है वो 3 से ज़्यादा है। क्यू का साइज क्या है, क्यू का साइज वो 3 से ज़्यादा है, या क्यू का साइज क्या है 4 के इक्वल है या उससे क्या है ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है क्यू का साइज क्या है कि क्या प्रोबेबिलिटी 3 से ज़्यादा है, यानी कि 2 के इक्वल है या उससे क्या है आपका 3 से ज़्यादा है, यानी कि 3 भी हो सकता है क्यू साइज। तो यहाँ से अभी देखते हैं क्यू साइज 4 से ज़्यादा है, यानी कि रो टू पावर 4 हो जाएगा, और ये आपका यहाँ से हो जाएगा। जो आउट से रो 4 से आपका क्या है ज़्यादा है, यानी कि ये इतना हो जाएगा। फिर आपका है वेटिंग टाइम इन क्यू जो होगा वो हमें पता है रो बाय म्यू - लेमडा होता है, और वैल्यू पुट कर देंगे रो का 10/12 और म्यू का 12 और लेमडा का 10। इसको सॉल्व करेंगे
तो वेटिंग टाइम इन द क्यू कितना आ जाएगा, वो 4.42 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया कि वेटिंग टाइम इन द क्यू कितना आपका हो रहा है। एक और क्वेश्चन लेते हैं कि ऑन एन एवरेज 96% पर 24 आवर डे रिक्वायर्ड टू सर्व द सर्विस ऑफ एन इमरजेंसी क्लिनिक। तो कोई क्लिनिक है जिसमें 26% पर 24 आवर रिक्वायर्ड टू सर्विस ऑफ एनी इमरजेंसी क्लिनिक। तो 26 कस्टमर 24 घंटा में उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ऑल्सो ऑन 10 मिनट्स ऑफ एक्टिव मेंटेनेंस एज्यूम दैट द फैसिलिटी कैन हैंडल only one emergency at a time. Suppose that it cost clinic rupees 100 per patient to be treated to obtain an average service time of 10 minutes and the each minute decreases in which time would cost rupees 20. तो यहाँ पे जो सर्विस का टाइम है यानी कि डिपार्चर रेट है वो 10 मिनट्स का है। आपका अराइवल 96 कस्टमर्स पर 24 आवर डे। तो 96 पेशेंट जो आ रहे हैं वो 96 पेशेंट आ रहे हैं 24 घंटा में, कस्टमर जो है वो आ रहे हैं। तो यहाँ से 4 कस्टमर कितना होगा पर आवर आपका आ रहा है। 10 मिनट का उसका सर्विस टाइम है यानी कि 1/10 होगा कस्टमर पर मिनट, यानी कि 6 से गुना करेंगे 6 कस्टमर पर आवर वहाँ पे आ रहा है, 6 कस्टमर पर आवर वहाँ पे हो रहा है। 4 कस्टमर पर आवर आपका सर्विस ले रहा है और 6 कस्टमर पर आवर क्या हो रहा है, आ रहा है। आपका क्या है कि अराइवल रेट 4 पेशेंट पर आवर है और डिपार्चर रेट कितना है 6 कस्टमर पर आपका आवर आपका है, 6 पेशेंट पर आवर आपका उसका डिपार्चर रेट है। तो इस तरह से अभी हम आगे और सॉल्व करेंगे। 6 कस्टमर पर आवर उसका क्या है सर्विस रेट है और 4 कस्टमर पर आवर उसका क्या है अराइवल रेट है। तो इस तरह से यहाँ पे गिवन है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि 6 कस्टमर जो है आपका सर्विस ले रहा है और 4 कस्टमर क्या हो रहा है अराइव हो रहा है। 4 कस्टमर कैसे आ रहा है, क्योंकि उसमें 96 पेशेंट जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं, कितने देर में आ रहे हैं 96 पेशेंट, तो 96 पेशेंट जो है वो 24 घंटा में आ रहा है, यानी कि पर आवर जो है वो 4 पेशेंट आ रहे हैं। सर्विस टाइम क्या है 10 मिनट का है, यानी कि 6 पेशेंट 1 घंटा में सर्विस ले सकता है। तो यहाँ से रो निकाल सकते हैं कि कितना है। क्वेश्चन कर रहा है कि ये हमने निकाल लिया, इसको सर यूज को कर लिया, हमने इसको भी यूज कर लिया। क्वेश्चन कर रहा है कि सपोज दैट इट कॉस्ट द क्लिनिक ₹100 पर पेशेंट ट्रीटेड टू ऑब्टेन एन एवरेज सर्विस टाइम। तो एक कस्टमर को हम अगर सर्विस देंगे तो कॉस्ट द क्लिनिक आपका कि 100 रुपये आपका लगेगा, सब क्लिनिक में कॉस्ट लग रहा है। फिर आगे कह रहा है कि जो कॉस्ट है आपका वो आपका 100 का लगेगा, एक पेशेंट को सर्व करने में आपका कॉस्ट। सपोज दैट इट कॉस्ट द क्लिनिक ₹100 पर पेशेंट ट्रीटेड टू बी ऑब्टेन एन एवरेज सर्विस टाइम ऑफ 10 मिनट्स एंड दैट इस मिनट डिक्रीज। 10 मिनट का अगर सर्विस टाइम है तो उसमें जो कॉस्ट लग रहा है क्लिनिक को वो 100 रुपये का लग रहा है। लेकिन कह रहा है कि अगर वो अगर हर एक मिनट अगर हम डिक्रीज करेंगे, हर एक मिनट डिक्रीज करेंगे तो सर्विस जो कॉस्ट होगा वो 10 रुपया से डिक्रीज कर जाएगा। फिर है कि हाउ मच बजट आप चाहिए बजटेड बाय द क्लिनिक। तो क्लिनिक को कितना बजट देना होगा ताकि वो डिक्रीज करे, जो क्यू का साइज है वो 4/3 से 1/2 वो डिक्रीज करना चाहते हैं। इनिशियली क्यू का साइज कितना है, एल क्यू जो है वो 4/3 है, एल क्यू जो इनिशियली क्या है कितना है 4/3 है। इस समय जो सर्विस टाइम है जो म्यू है वो कितना है 6 पेशेंट्स पर आवर है। अब वो चाहता है कि एल क्यू डैश है जो वो 1/2 हो जाए, तो इस केस में म्यू डैश क्या होगा। और इस तरह का वो डिक्रीज करने के लिए, लेंथ आपका डिक्रीज करने के लिए वो चाहता है कि उस क्लिनिक को कितना बजट लगाना पड़ेगा। तो डिस्कस करते हैं अभी इसको कि कितना बजट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे रो हमें पता है कि रो का वैल्यू कितना है, तो रो कितना है, रो इक्वल्स टू λ/μ होगा और वो 2/3 आपका हो जाएगा रो। एल क्यू इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला है एल क्यू इक्वल्स टू रो LS, यानी कि रो λ/μ - λ। तो यहाँ पे एल क्यू पता है, एल क्यू कितना है 4/3 है इनिशियली, तो 4/3 है एल क्यू, तो 4/3 रखेंगे और देखेंगे कितना आ रहा है। तो एल क्यू का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है, इनिशियली 4/3 है, यहाँ पे चेक करके भी देख रहे हैं कि कितना आ रहा है। तो एल क्यू इक्वल्स टू रो λ/μ - λ और देख रहे हैं कि ये 4/3 आपका आ रहा है। ये
इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, तो देख सकते हैं ये 4/3 आपका आ रहा है। तो इनिशियल LQ हमारे पास 4/3 आ रहा है और वो गिवन भी है, निकालने की जरूरत नहीं था, हमने जस्ट चेक किया और 4/3 आ रहा है, नो इशू। तो हमारे पास लेमडा दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, LQ हमने देखा 4/3 है और दिया हुआ भी है। अभी LQ डैश से हम म्यू डैश की वैल्यू निकालेंगे कि म्यू डैश का वैल्यू कितना आ रहा है। जो लेंथ डिक्रीज होके होगा वो कितना होगा, हाफ होगा। तो हम देखेंगे कि हमारा सर्विस रेट क्या होना चाहिए। तो सर्विस रेट क्या होना चाहिए, लेमडा हमारे पास तो फिक्स है कि पेशेंट जो है वो 4 पेशेंट बराबर आपका आ रहा है। LQ का फॉर्मूला है लेमडा स्क्वायर बाई म्यू इंटू म्यू माइनस लेमडा। LQ का फॉर्मूला है लेमडा स्क्वायर बाई म्यू इंटू म्यू माइनस लेमडा। तो यहाँ पे हम लेमडा का वैल्यू दे देंगे 4 पेशेंट बराबर। तो यहाँ पे 4 पेशेंट बराबर और LQ डैश का वैल्यू, LQ का वैल्यू कितना हो जाएगा 4.5। तो यहाँ पे से म्यू डैश हम निकाल लेंगे, तो ये 0.5 हो जाएगा यहाँ पे, और लेमडा का वैल्यू 4 हो गया, तो म्यू डैश का वैल्यू निकाल रहे हैं। और म्यू डैश का वैल्यू कितना आ रहा है 8 पेशेंट पर आवर। 8 पेशेंट पर आवर कहने का मतलब कि 8 पेशेंट को हम 60 मिनट में देख रहे हैं। तो 8 पेशेंट हमारा कितना हो रहा है, 8 पेशेंट 60 मिनट में। तो एक पेशेंट कितना में देखेंगे, तो एक पेशेंट 60/8 मिनट में होगा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टाइम फॉर 1 पेशेंट कितना हो जाएगा 1/8 आवर होगा, यानी कि 7.5 मिनट आपका हो जाएगा। इसको डिवाइड भी करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 7.5 मिनट आपका हो जाएगा। तो एक कस्टमर को हम कितना देर में देख रहे हैं, 7.5 मिनट में हम देख रहे हैं। एक कस्टमर को देखने में हमारा कितना लग रहा है टाइम, 7.5 मिनट। क्वेश्चन था कि बजट कितना होगा अगर आपने हर एक मिनट डिक्रीज करेंगे, तो कितना बजट आपको लगना पड़ेगा। तो अगर आपने 7.5 मिनट का अगर आपने टाइम कर दिया, तो हर एक मिनट डिक्रीज करने से, 1 मिनट डिक्रीज करने से आपको जो कॉस्ट होगा वो ₹10 का होगा। हमें डिक्रीज करना होगा सर्विस टाइम, कहाँ से कहाँ तक, 10 से लेके 10 मिनट था पहले, 10 मिनट था सर्विस टाइम, अब वो नया सर्विस टाइम हो गया 7.5 मिनट, 7.5 मिनट। तो हमें डिक्रीज करना होगा कितना, 2.5 मिनट डिक्रीज करना होगा। तो 2.5 मिनट डिक्रीज करेंगे तो कॉस्ट कितना आपको देना पड़ेगा, ₹25 का कॉस्ट लगाना पड़ेगा। इनिशियली आपके पास जो कस्टमर पे जो कॉस्ट लग रहा था वो ₹100 का लग रहा था, लेकिन अगर आप, तो उस समय सर्विस टाइम कितना था 10 मिनट का था, लेकिन अगर आप 7.5 मिनट चाहते हैं तो आपको कितना कॉस्ट लगेगा, 7.5 मिनट का 7.5 मिनट का सर्विस टाइम चाहिए तो आपको कितना होगा ₹100 प्लस आपको ₹25 देना पड़ेगा, यानी कि ₹125 का बजट आपको देना पड़ेगा। तो ये बजट है उसका कि आपको ₹125 का बजट देंगे, तो यहाँ से आपका क्या होगा, इतना आपका जो सर्विस टाइम है वो 2.5 से डिक्रीज कर जाएगा। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया इस प्रॉब्लम को और हमने फाइंड आउट किया कि क्या बजट होगा। तो बजट भी हमने निकाला भी है, उसको भी देख सकते हैं बजट हमारा कितना है, और बजट हमारे पास कितना है 125 का है। ये नया बजट है, ओल्ड बजट और डिक्रीज इन टाइम इंटू इंक्रीज इन कॉस्ट। डिक्रीज इन टाइम आपका है 2.5 का और इंक्रीज इन कॉस्ट आपका कितना ₹10 का। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया क्यूइंग 3 को। क्यूइंग 3 का 1 मॉडल, फर्स्ट मॉडल हमने डिस्कस कर लिया है। जनरल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में यही क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मैक्सिमम चांस होती है कि आपका इस फर्स्ट मॉडल से आपका क्वेश्चन आए। बाकी मॉडल से भी क्वेश्चन आ सकते हैं बट उसकी चांसेस क्या है, बहुत कम है। तो आज की क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच क्लास अटेंड करने के लिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए क्लास में। थैंक यू सो मच।